हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे थे कि अभी तक हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिना समय गवाए। नाम लिखा हुआ है आपके सामने में, इसको हम लोग बोलते हैं वांट ऑफ गुणांक, इंग्लिश बोलते हैं वांट ऑफ कोफिशिएंट या वांट ऑफ फैक्टर। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको अगर बढ़िया से समझे, अच्छे से समझे तो बहुत मज़ा आता है, और अगर नहीं अच्छे से समझ में आया तो फिर इससे रिलेटेड देखेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में भी या और अदर बुक्स में भी दिया हुआ है, वो आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वांट ऑफ गुणांक होता क्या है? वांट ऑफ गुणांक मतलब कितना गुना। तो इसको समझने के लिए एक पॉइंट हम लोग पहले समझेंगे, एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर कहने का मतलब क्या है? जैसे समझिए, हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं NaCl को जल में घुला करके, पानी में घुला करके हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, विलेन बना रहे हैं। अब मान लिया हमने NaCl का 1 मोल घुलाया। इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा इसको स्लो समझा रहे हैं। इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो इस पर हम 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो चूँकि बच्चों लोग का, स्टूडेंट्स लोगों का डिमांड था कि सर इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा दीजिएगा। हमने सोचा ठीक है, तो इसलिए हम पहले इसको समझा देते हैं आप लोग को कि यार आखिर वांट ऑफ गुणांक क्या होता है। तो हमने बोला क्या कि जल में NaCl घुला करके और हम कोई अगर विलेन बनाते हैं, मान लिया कि हमने NaCl का 1 मोल घुलाया। कितना मोल? 1 मोल। तो हमने तो घुलाया 1 मोल, लेकिन NaCl कैसा कंपाउंड है, कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। तो आयनिक होने की वजह से जैसे इसको हमने जल में घुलाया, ये जल में जाकर के टूट गया Na+ और Cl- में। अब सोचेंगे, हमने यहाँ 1 मोल NaCl लिया था, लेकिन पता चला कि वो जल में घुलने के बाद 1 मोल धनायन और 1 मोल ऋणायन, दोनों अलग अलग हो गए। हमने लिया था ये 1 मोल, लेकिन पता चला वियोजन होने के कारण, डिसोसिएशन टूट जाने के कारण ये भी हो गया 1 मोल और ये भी हो गया 1। देख लीजिए, अब तो बात हो गया कि भाई 2 मोल हो गया। हमने तो उससे सोच के रखा था कि 1 ही मोल नमक डाल रहे हैं, लेकिन पता चला पानी में घुलने के बाद वो दोनों कण अलग अलग हो गया। सोडियम का कण अलग हो गया, क्लोरीन का कण अलग हो गया। तो वहाँ तो कण बढ़ गया। अगर इधर बाहर से 50 कण डाले थे तो अंदर में जाके 100 हो गया। तो बताओ जी, कणों की संख्या वही रही कि बढ़ गई? बढ़ गई, डेफिनेट है कि बढ़ गई, सामने से ही पता चल रहा है। और बढ़ गया, कितना बढ़ गया? अगर ये NaCl पूर्ण रूप से टूट गया होगा ना, अगर पूरी तरह से ही आयन के रूप में अगर टूट गया होगा 1 का 1 मोल, तो यहाँ सीधे 2 मोल हो गया होगा, क्योंकि 1 मोल धनायन और 1 मोल ऋणायन। अब 2 मोल हो गया, सोच लीजिए। तो NaCl का 2 मोल हो गया वियोजन होने की वजह से, टूटने की वजह से। तो हम जो विलेन बना रहे हैं, हम तो सोच करके बना रहे हैं कि हमने NaCl का 1 मोल डाला है, तो 1 मोल NaCl का अनुभार कितना होगा? 1 मोल NaCl का अनुभार आपको मालूम है, सोडियम का परमाणु भार होता है 23 ग्राम, क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 58.5 ग्राम, ये हो गया 1 मोल का। लेकिन पता चला क्या, यहाँ तो भाई पानी में डालने के बाद ये दोनों टूट गया, धनायन अलग ऋणायन अलग, और मोलों की संख्या 2 हो गई। तो ये प्रैक्टिकली जो हम लोग ये तो थियोरेटिकली हम लोग सोच रहे थे कि हम तो 1 ही मोल डालें, लेकिन वहाँ तो पता चला प्रैक्टिकली कणों की संख्या बढ़ चुकी है। आपने 1 मोल डाला था, यहाँ तो 2 मोल हो चुका है। तो 2 मोल का वजन जो निकल के आएगा कितना? 58.5 ग्राम। ये 1 मोल का वजन था, लेकिन यहाँ हो गया कितना मोल? 2 मोल। 2 मोल का वजन हुआ 58.5 ग्राम। अब खुद सोचिए, 2 मोल का वजन 58.5 ग्राम, तो 1 मोल का वजन कितना होगा जी? आधा हो जाएगा, 29.25 ग्राम। 1 मोल का वजन हो गया 29.25 ग्राम। यानी कि NaCl का जो मोलर द्रव्यमान है, हम लोग सोच के रखे थे कि 58.5 होगा, लेकिन पानी में घुलने के बाद वो कितना हो गया? 29.25 ग्राम। बताओ, जितना हम लोग सोचे थे उतना आया? नहीं आया। तो थियोरेटिकली इतना सोचे थे, लेकिन प्रैक्टिकली इतना आया। यानी कि जितना हम लोग सोच के रखे थे उससे क्या हो गया? आधा हो गया। तो यह जो इसका
मोलर द्रव्यमान जो चेंज हो गया, कितना से चेंज हो गया? सीधे आधा से, है ना, जितना सोचे थे उसका आधा हो गया। तो इस तरीके से जब किसी यौगिक को जल में घुलाने के बाद, आयनिक यौगिक को, अगर उस यौगिक का संयोजन हो जाए या वियोजन हो जाए, मतलब या तो जुड़ जाए या तो टूट जाए, तो ऐसा होने की वजह से उसका अनुभार, है ना, जितना गुना बढ़ जाता है या जितना गुना घट जाता है, जितना गुना, जैसे NaCl है तो देखिए 2 हो जाएगा, KCl भी रहता तो भी क्या होता, 2 मोल में टूट जाता, K पर प्लस Cl पर माइनस। हम सोच के रखे थे कि 1 ही मोल डाल रहे हैं, पता चला ये 2 मोल हो गया। तो हम सोच रहे थे कि 1 मोल का अनुभार है, लेकिन यहाँ पता चला 2 मोल का अनुभार हो गया। तो 1 मोल का अनुभार कितना होगा? तो जितना हम सोच के रखे थे उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुभार जितना सोच रहे उतना आ नहीं रहा है, या तो उसका अनुभार जितना सोच रहे उससे घट रहा है या बढ़ भी जा सकता है। अब बढ़ेगा कैसे, उसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया हम बेंजीन के साथ एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, बेंजीन में एसिटिक अम्ल डाल करके और हम कोई विलयन बनाते हैं, ठीक है, बेंजीन में एसिटिक अम्ल डाल करके हम लोग कोई विलयन बनाते हैं। तो यहाँ क्या देखा गया है, एसिटिक अम्ल जो होता है, जैसे हम लोग एसिटिक अम्ल को डालते हैं बेंजीन में, एसिटिक अम्ल का अणु जो है ना वो संयोजित हो जाता है। अगर आप 10 मोल डाले हैं एसिटिक अम्ल तो उसका 2 अणु आपस में एक साथ कंबाइन कर जाता है। अगर कणों की संख्या 100 को डाले हैं तो 2 को ज्वाइंट हो जाएगा। अब बताओ जी, 100 को डाले हैं, 2 को ज्वाइंट हो गया, तो कण के हो गया 50 को। क्या है कि हम तो सोच लेते कि 100 को ऐसा, लेकिन पता चला 2 को यहाँ कण एक साथ ज्वाइंट हो गया। तो यहाँ 100 कण पहले था, लेकिन अब जब ज्वाइंट हो गया 2 को एक साथ ऐसे, तब कण के को हो गया 50 को हो जाएगा। ये पूरा 1 कण हो गया, ये दोनों मिला के 1 कण हो गया, ये दोनों मिला के 1 कण हो गया, ये दोनों मिला के 1 कण। तो ऐसे कंडीशंस में बताओ कणों की संख्या बढ़ गई कि घट गई? घट गई। कहाँ पे? जहाँ पे संयोजन होता है। ये तो वियोजन हो रहा था, यहाँ तो बढ़ रहा था। तो यही चीज़ आप लोगों को जानना है कि कुछ ऐसे यौगिक हैं, ये सब जगह ये केस काम नहीं करेगा जहाँ पे टूटने की संभावना हो या फिर जुड़ने की संभावना। तो जब किसी यौगिक को हम लोग किसी दूसरे यौगिक के साथ मिला करके कोई विलयन बनाते हैं, तो उसमें उस यौगिक में वियोजन हो जाने की वजह से या संयोजन हो जाने की वजह से उसके कणों की संख्या जितना गुना से बढ़ जाती है या जितना गुना से घट जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉन्ट ऑफ गुणांक। जितना गुना से, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, आधा से घट गया, जितना हम लोग सोच ले तो उतना से क्या हो गया, आधा। उसी तरह से यहाँ एसिटिक अम्ल में क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भाई वियोजन हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो हम लोग जैसे एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अब यहाँ पे इसका एक मोल का निकाल लेते हैं कि कितना आता है, कि जैसे आएगा CH3COOH, तो ये हो गया कार्बन का आ गया 12 + 3 + 12, 16 दूनी 32 + 1, 12 3 15, 1 16, ये हो गया 48, 12 कितना आ गया, 48 और 12 हो गया 60। तो ऐसे 60 ग्राम। तो 60 ग्राम 1 मोल का है। लेकिन हमने क्या बोला कि जब हम लोग एसिटिक अम्ल को बेंजीन में मिलाते हैं ना, तो एसिटिक अम्ल का 2 अणु आपस में कंबाइंड कर जाता है। अब सोचिए, यहाँ तो 2 अणु एक साथ कंबाइंड कर गया, तो कणों की संख्या क्या हो गई, यहाँ पे घट गई। तो हम पहले सोच लेते कि भाई ये 1 मोल का है, तो 1 मोल नहीं, अब इसके साथ 2 अणु एक साथ कंबाइंड कर गया। तो बताओ इसका जो अनुभार होगा 1 मोल का निकाले हुए तो 60 ग्राम, लेकिन यहाँ पता चला 2 मोल एक साथ कंबाइंड कर गया, यानी कि दोनों का जो है अनुभार जो निकल के आया वो कितना आएगा, 120 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि अब ये 1 मोल कहलाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे ये 1 मोल नहीं था, अब ये 2 मोल हो गया था, तो 2 मोल का ये आया था, तो 1 मोल का कितना हो गया, आधा। उसी तरह से ये 1 मोल का इतना है ना, तो 1 मोल का इतना है 60 ग्राम, यहाँ तो भाई संयोजन हो गया। तो संयोजन होने का मतलब है कि 2 आपस में मिल करके 1 हो गया। अब 50 को कण डाल लेते तो 25 हो गया, तो 50 का जोड़ लेते 60, तो 25 का कितना होगा, उसका दुगना हो गया। इसका मतलब इसका अनुभार निकल के आया कितना, 120 ग्राम रियल में, प्रैक्टिकली, लेकिन जो सोच के रखे थे वो कितना है, 60 ग्राम। तो मेरे कहने का मतलब है, फिर से एक बार बता देते हैं कि कुछ ऐसे यौगिक हैं जिसको किसी दूसरे विलायक के साथ घोल करके जब हम लोग विलयन तैयार करते हैं, तो वियोजन हो जाने की वजह से, मतलब उसको ना टूट जाने, आयन के रूप में टूट जाने की वजह से या आपस में कंबाइंड कर जाने की वजह से
जितना गुना से उसका अनुभार बढ़ जाता है या जितना गुना से घट जाता है वही कहलाता है क्या, वन टॉप गुणांक। जैसे एक और एग्जांपल अगर सामने मिले, जैसे लिखा हुआ K2SO4, तो सबको पता है K2SO4 कैसे टूटेगा, तो बताओ जी कैसे टूटेगा, 2K पे प्लस SO4 पे माइनस माइनस, मतलब दो गो धनायन एक गो ऋणायन, ऋणायन एक, इन्हें की दो माइनस यहाँ देख लेना, ये ऋणायनों की संख्या एक है और धनायनों की, पोटेशियम दो गो है, सल्फेट एक गो है, तो बताओ टोटल क्या गो हो गया, 3 गो। तो 3 गो मिल करके बताओ जी, हम तो सोच लेते कि इसका अनुभार मान लिया जितना भी है उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पता चला कि नहीं, जैसे हमने इसको जल में घुलाया इसका अणु टूट करके 3 भाग में अलग अलग हो गया। अब बताओ, हम सोच लेते 1 कण डालें लेकिन वहाँ पता चला 3 कण हो गया। अब 3 कण का अनुभार इसके 1 कण के अनुभार के बराबर जैसे होगा। जैसे मान लीजिए इसका अनुभार जितना भी निकल के आता है, जो भी निकल के है, जैसे पोटेशियम का 39 होगा, 39 दूना 78, 78 प्लस 32 प्लस 16 64, ये हो जाएगा 4 2 6 8 6 14, ये हो जाएगा 7 3 10 174 ग्राम। तो यह जो 174 ग्राम जो निकल के आया है, बताओ ये कितना मोल का निकल के आया है, 1 मोल का, लेकिन यहाँ पानी में डालने के बाद हो गया कितना मोल, 3 मोल, है ना। इसका मतलब ये 3 मोल का हो गया। तो बताओ जब 3 मोल का 174 ग्राम है, थियोरेटिकली 1 मोल का, लेकिन प्रैक्टिकली कितना मोल का, 3 मोल का, क्योंकि प्रैक्टिकली कब पता चला, जब पानी में डाले तब पता चला 3 मोल अलग अलग हो। तो 3 मोल का 174 ग्राम है, तो 1 मोल का कितना होगा, बताओ 174 से ज़्यादा कि कम, कम हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे कंडीशंस में इसका अनुभार क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जब किसी विलेय पदार्थ का अनुभार जितना घट जाता है या जितना गुना बढ़ जाता है उसी को बोलते हैं वन टॉप गुणांक। और जो प्रैक्टिकली, जो प्रायोगिक रूप से जो हम लोग का अनुभार ज्ञात होता है संयोजन या वियोजन हो जाने के बाद, उस अनुभार को है ना हम लोग बोलते हैं क्या, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, यानी कि असामान्य अनुभार के नाम से जानते हैं या असामान्य मोलर द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। क्योंकि सामान्य नहीं है, जितना हम लोग सोच के रखे तो उतना नहीं हुआ, किसी वजह से संयोजन या वियोजन हो जाने की वजह से उसका या तो अनुभार बढ़ गया है ना, या तो उसका अनुभार घट गया। तो खुद बताइए घटेगा कब, जब एक अणु टूट करके छोटा छोटा अलग अलग पार्ट में हो जाएगा तो, और बढ़ेगा कब, जब 2 अणु आपस में संयोग करके है ना एक बड़ा अणु बना लेगा तब, है ना। तो एकदम क्लियर है कि भाई जब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल टूट करके छोटा छोटा पार्ट में जब कन्वर्ट कर गया तो उसका अनुभार कम होना ही है। लेकिन यहाँ पे क्या, एक छोटा सा पार्ट जुड़ करके एक बड़ा सा पार्ट मॉलिक्यूल बना लिया, तो बड़ा होने से क्या होगा, उसका द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। तो यही कंडीशन जो हम लोग सामने में देख रहे हैं है ना, यही सारी चीज़ों के आधार पर जो है ना वन टॉप गुणांक पता किया गया। तो फिर से एक बार फाइनली हम लोग इसको बता देते हैं कि वन टॉप गुणांक क्या होता है। जब किसी विलेय पदार्थ को विलायक के साथ घुलाने पर उसमें संयोजन या वियोजन हो जाने की वजह से उस पदार्थ का अनुभार जितना गुना से बढ़ जाता है या जितना गुना घट जाता है उसी को हम लोग वन टॉप गुणांक कहते हैं। जितना गुना, जैसे ये हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जितना हम लिए थे उससे सीधे इससे दुगना हो गया और इसका सीधे क्या हो गया, आधा हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, देखिए इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है वन टॉप गुणांक निकालने का। फॉर्मूला अब लोग याद रखेंगे, पूछ देता है। वन टॉप गुणांक को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। तो आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है सामान्य अनुभार, सामान्य अनुभार बटा असामान्य अनुभार, असामान्य अनुभार, असामान्य अनुभार। बताइए जी, अगर हम बात करें NaCl का, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि NaCl का अगर एक अणु हम लेते हैं है ना, 1 मोल लेते हैं, तो उसका सामान्य नॉर्मल जो अनुभार निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 58.5 ग्राम। लेकिन 58.5 ग्राम, लेकिन जब वो पानी में डालने के बाद जब टूट गया तब कितना मोल हो गया था, 2 मोल। तो 2 मोल का था 58.5, तो 1 मोल का कितना निकल के आया था, 29.25, 29.25। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि NaCl के लिए I का वैल्यू कितना होगा, 2। लेकिन ये 2 कब होगा, ध्यान रखिएगा,
जब NaCl का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, जब NaCl पूर्ण रूप से पानी में टूट जाएगा। मतलब 1 मोल अगर लिए तो 1 का 1 मोल अगर पूरी तरह से टूट जाएगा तब। ये नहीं कि 75% ही वियोजन हुआ है तो हम बोलेंगे 1/2 फैक्टर 2 होगा, नहीं। अगर आप 10 मोल लिए हैं तो 10 का 10 मोल अगर पानी में टूट जाता है तब ना 10 से 20 होगा, तब वैसे कंडीशंस में 2 होगा। अगर आप 10 मोल लिए हैं और उसमें 5 मोल अभी टूटा है आयन के रूप में, बाकी वैसे ही क्या वैसे ही है, तो ऐसे कंडीशंस में I का मान 2 नहीं होगा। उसी तरह से अगर एसिटिक अम्ल की अगर बात हम कर रहे थे, है ना, एसिटिक अम्ल के लिए अगर बात कीजिए तो एसिटिक अम्ल का नॉर्मली कितना था, अभी जस्ट निकाले थे, सामान्य अनुभार कितना निकल के आया था 60 ग्राम, है ना। लेकिन जब उसमें संयोजन हो गया, आपस में ज्वाइंट हो गया, तो ज्वाइंट होने का मतलब क्या हुआ, 2 कण मिलकर के 1 हो गया, तो 1 गया तो उसका अनुभार क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया था सीधे 120 ग्राम। तो बताइए जी, नॉर्मल था 60, ज्वाइंट एक साथ कंबाइंड कर गया तो 120 हो गया, इसका मतलब इसका 1/2 फैक्टर जो आएगा कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पे पूर्ण संयोजन होगा, तो पूर्ण संयोजन करने का मतलब अगर आप 100 अणु डाले हैं, 50 अणु डाले हैं, 100 अणु डाले हैं और वो आपस में ज्वाइंट होकर के, जैसे 100 अणु डाले हैं और ज्वाइंट होकर के अगर 50 गो हो गया, दो आपस में मिल गया, तो ऐसे कंडीशंस में इसका 1/2 गुणांक 1/2 हो जाएगा। अब तो देख करके ही बता सकते हैं, बताओ जी KCl का कितना होगा, तो पहले ही से पता चल रहा है कि K पर प्लस Cl पर माइनस 2 भाग में टूटेगा, दुगुना हो जाएगा। दुगुना करने का मतलब 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में बदल गया, 1 मोल 2 मोल में चेंज हो गया, इसका 1/2 फैक्टर 2 हो जाएगा, पूर्ण वियोजन होगा तो। उसी तरह से K2SO4 का भी अगर पूर्ण रूप से वियोजन होता है तो इसका 1/2 फैक्टर, देखिए 2 गो धनायन 1 गो ऋणायन, 1/2 फैक्टर कितना 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 1/2 गुणांक किसी भी यौगिक का हम ज्ञात कर सकते हैं बिलियन में। तो याद रखना है 1/2 गुणांक जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, और I इक्वल टू फॉर्मूला होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, यानी कि सामान्य अनुभार बटा असामान्य। सामान्य का मतलब जो होना चाहिए, और असामान्य का मतलब कि जो प्रायोगिक रूप से, जो प्रैक्टिकली हम लोग निकालते हैं टूटने के बाद, मतलब वियोजन होने के बाद और संयोजन होने के बाद, ये दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी डिवाइड करके आएगा वही उसका कहलाता है 1/2 गुणांक। तो इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए, अब ये तो आपका थ्योरी था, हमने इस चैप्टर में आप लोगों को सब कुछ लगभग डिस्कस कर दिया है ना। बिलियन से रिलेटेड जितनी भी बातें थी हमने सब कुछ आप लोगों को अच्छे ढंग से बता दिया है। अब ज़रूरत है जितने भी वीडियो हमने आप लोगों को दिए हैं, है ना, उस सारे वीडियोस को एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार करके कम से कम देख लीजिए। और कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमको फ़ोन करके या फिर कमेंट में ज़रूर दीजिए। जैसे कुछ स्टूडेंट कमेंट किया कि सर जैसे टॉपिक ख़त्म हो उससे रिलेटेड 2, जैसे परासरण दाब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, पिछले वीडियो में, तो उसमें देख रहे थे कि कमेंट आ रहा था कि सर इस पर 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दीजिए। हमने बोला ठीक है, तो अभी आप लोगों को एक परासरण से रिलेटेड ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो 12th के एग्जाम में अक्सर आता रहता है। तो चलिए आप देखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5% यूरिया बिलियन, 5% यूरिया बिलियन का परासरण दाब, 5% यूरिया बिलियन का परासरण दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्ञात करें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्ञात करें। देखिए, बहुत बारी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि 5% यूरिया बिलियन का परासरण दाब निकालना है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको याद होगा हमने परासरण दाब जब बताया था पिछले वीडियो में, तो उसमें एक फार्मूला दिया था परासरण दाब से रिलेटेड, एक ही फार्मूला है, पाई इक्वल टू होता है, पाई भी इक्वल टू होता है nRT। लेकिन अगर सांद्रण दिया हुआ है तो हम लोग सीधे लगा सकते हैं पाई इक्वल टू CRT। इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब सांद्रण मोलरता के फॉर्म में दिया हुआ। अगर मोलरता के फॉर्म में नहीं है तो फिर आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, लेकिन अगर जहाँ पे 1/2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा, 1/2 से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तब हम लोग यहाँ पे जो पाई भी इक्वल टू nRT लिखते हैं ना, उसमें सिर्फ I आगे में लगा देंगे, I मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे वियोजन या संयोजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें आपको क्वेश्चन में लिख देगा कि हाँ
ये जो K2SO4 है, NaCl है, उसका पूर्ण वियोजन हो रहा है या संयोजन हो रहा है, इस तरह की बात लिख देगा। तो इस तरह का बात जहाँ पे लिख देगा वहाँ पे हम लोग उसमें वन टॉप फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें तो कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसमें पूछा है कि 5% यूरिया विलयन का अपरासरण दाब 0 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करें। तो हम लोग ऐसा करते हैं, क्या क्या चीज़ दिया हुआ हम आपको पहले लिख देते हैं। जैसे 5% यूरिया विलयन का मतलब क्या हुआ, 5% यूरिया विलयन का मतलब हुआ 100 में 5, 100 में 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं। बहुत सारा इसमें मिस्टेक स्टूडेंट लोग क्या कर देता है कि 5% जो यहाँ दिया हुआ वो लिख देता है सीधे क्या 100 ग्राम में 5 ग्राम। नहीं, प्रसरण दाब से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का है और क्वेश्चन में लिख दिया 10% यूरिया विलयन, 10% ग्लूकोज विलयन, तो आपको सीधे यहाँ पे समझना है कि ये जो परसेंटेज जो दिया हुआ है ये द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में नहीं दिया हुआ है, आयतन प्रतिशत के रूप में नहीं दिया, बल्कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है। और सारे में क्वेश्चन में ग्लूकोज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, यूरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सुक्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो जहाँ भी 10%, 5%, 18% इस टाइप का रहेगा तो उसको देखिए कैसे बनाना है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब क्या, जैसे लिखे 5%, तो 5% का मतलब क्या, 5 कितना में 100 में, तो 100 ग्राम में कि 100 ml में, तो 100 ml में लेना, ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं यूरिया का दिया हुआ भार, यूरिया का दिया हुआ भार बताइए जी कितना है, 5 ग्राम। सीधे लिख दिया 5% माने 5 ग्राम, लेकिन कितना में 5 ग्राम, 100 ml में। यहाँ पे लिख देते हैं आयतन दिया हुआ है 100 ml, 100 ml। देख लीजिए यूरिया का दिया हुआ वजन 5 ग्राम है, लेकिन कितना में 5 ग्राम है, 100 में 5 ग्राम है, 100 ml में। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले निकाल देते हैं यूरिया के मोलों की संख्या, क्योंकि हमको फॉर्मूला यही है πV = nRT, इसी फॉर्मूला से बनाना है। तो पहले n वैल्यू पता कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या। तो आपको सबको पता है मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दिया हुआ भार बटा अनुभार। यूरिया का दिया हुआ भार कितना है, 5 ग्राम। और यूरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। देख लीजिए ये है यूरिया का फॉर्मूला, और इसका अनुभार जब निकालेंगे ना तो आएगा 60 ग्राम। निकाल के देख लीजिएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 16 12, ऑक्सीजन का 16, इस सबको ऐड करेंगे तो 60 ग्राम आपको आ जाएगा। तो यूरिया के मोलों की संख्या हो गया दिया हुआ भार बटा अनुभार, 12 25 60, यानी कि इसका मोल निकल गया 1/12। तो चलिए मोल मालूम हो गया, मोल का मतलब क्या है, n का वैल्यू मालूम हो गया। और आयतन यहाँ पे लीटर में निकाल देंगे, आयतन यानी कि V का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 100 ml है, ml को लीटर में चेंज कर दीजिए, 100/1000 1000 हो जाएगा, यानी कि निकल गया 1/10 लीटर। तो चलिए n पता हो गया, V पता हो गया। जब दो चीज़ पता हो गया तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। टेम्परेचर तो दिया हुआ है जी, T का वैल्यू दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। अब सीधे फार्मूला लगा दीजिए πV = nRT, है ना। पाई का वैल्यू तो निकालना है, V हो गया कितना 1/10 इक्वल टू n का वैल्यू देखिए यहाँ से निकल के है 1/12 गुने R का वैल्यू सबको मालूम होगा, याद होगा, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाते आ रहे हैं। R का वैल्यू होता है 0.082 और टेम्परेचर दिया हुआ 273। 10 देखिए क्रॉस करेंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा, इधर गुना हो जाएगा। पाई इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 10 गुने 0.082 गुने 273 अब बटा नीचे में कितना 12। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 0.82 गुने 273 बटा 12। उसके बाद इसको आप गुना भाग कर लेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा 18.669 ATM आ जाता है। देख लीजिए इसको कैलकुलेशन करके, ये इसका वैल्यू। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन देते, जैसे लिख देंगे यहाँ पे, जैसे हम 5% यूरिया विलयन दिए, हो सकता है इसमें लिख देंगे 18% ग्लूकोज विलयन,
तो 18% ग्लूकोज विलयन जैसी कह देगा, इनकी ग्लूकोज का दिया हुआ भार 18 ग्राम है ना, और आयतन कितना 100 है, ml ही लेना है, क्योंकि 18% का मतलब हुआ 100 में 18, 100 ml में 18 ग्राम, 100 ग्राम में 18 ग्राम मत बोलिएंगे, क्योंकि यहाँ जो परासरण दाब से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसमें जो मात्रा दिया हुआ रहता है वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में दिया हुआ था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे हम लोग देख लिए, दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, इसको आप एक बार देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, परासरण दाब से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो उसमें पूछ लीजिए। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हुआ, दूसरा न्यूमेरिकल इस पे हम करवा देते हैं, जहाँ पे अभी जो बताए वांट ऑफ गुणांक वाला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका जो बुक है एनसीईआरटी उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन हम करवा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है जरा से देख लेते हैं। करा 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर K2SO4 के 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का 25 मिलीग्राम 25 mg 25 mg घोलने पर 25 mg घोलने पर उस विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात करें, K2SO4 की K2SO4 का पूर्ण वियोजन होता है, देख लीजिए एकदम ये जो लाइन लिख दिया है ना, यही हम लोगों के लिए सबसे इजी हो गया। जहाँ भी बोला K2SO4 का पूर्ण वियोजन हो रहा है, माने पूर्ण रूप से वो टूट रहा है, तो खुद आप बता दीजिए। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया है K2SO4 का अगर पूर्ण रूप से वियोजन होगा तो बताओ 1 मोल अगर टूटेगा तो कितना मोल में अलग अलग होगा? 3 मोल, 2 को पोटेशियम 1 को सल्फेट, मतलब 2 को धन आयन 1 को ऋण आयन। तो यहाँ पे क्या बताए, एक अणु टूट करके 3 पार्ट में बदल रहा है। बताओ यहाँ I का वैल्यू कितना होगा? 3 हो जाएगा। अभी जस्ट बताया है, जैसे NaCl के लिए कितना बताए थे, 1 को धन आयन 1 को ऋण आयन, 1 मोल से 2 मोल, तो I का वैल्यू निकल के आया था 2। तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना निकल के आएगा बताओ? 3 आ जाएगा, क्योंकि K2SO4 है। तो जितना आयन में टूटेगा उतना उसका है ना बंट ऑफ फैक्टर उतना गुना से बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ भी वही बात कर लें, हमको क्या निकालना है ना, देखो परासरण दाब निकालना है, मैंने पाई का वैल्यू निकालना है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले फॉर्मूला बताए थे कि यहाँ जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पाई भी इक्वल टू NRT, लेकिन जहाँ क्वेश्चन में ऐड कर दिया, यहाँ पूर्ण वियोजन या पूर्ण संयोजन की बात होगी, तो वहाँ पे हम लोगों को ये I फैक्टर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। चाहे कोई भी क्वथनांक उन्नयन हो, हिमांक अवनमन हो, सब में इस I फैक्टर को हम लोग जोड़ देंगे, अगर इस तरह का बात यहाँ पे लिख देगा तो चलिए पाई का वैल्यू तो निकालना है, पाई इंटू भी क्या है? आयतन। आयतन कितना दिया हुआ देखिए 2 लीटर, तो 2 लीटर हो गया। आई कहाँ से लाएंगे? अभी जस्ट बताया है। बताओ जिसका अगर पूर्ण वियोजन होगा तो क्या मोल में टूटेगा? 3 पार्ट में टूटेगा, तो आई का वैल्यू हो गया 3 गुना n क्या है? मोलों की संख्या, और मोल के टू फॉर्मूला क्या होता है? दिया हुआ भार बटा अनुभार। तो बताओ जी दिया हुआ भार कितना है? 25 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए, 25 गुने 10 के पावर -3, ये ग्राम में हो गया। तो ये हो गया दिया हुआ भार। और K2SO4 का अनुभार कितना होगा? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले निकाले होंगे, देखे होंगे, पोटेशियम का 39 होता है, तो 39 दूना 78, और सल्फर का 32 होता है, और 16 × 4 = 64,
78 प्लस 32 प्लस 64 सबको जब जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 174। तो ये हो गया है ना, आई का वैल्यू 3, एन हो गया इतना, देखिए दिया हुआ भार बटा अनुभार, बोले सर दिया हुआ भार इतना कैसे लाए, तो mg में था, देख लीजिए मिलीग्राम में था, तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर दीजिए, है ना। तो 25 × 10⁻³ हो गया दिया हुआ भार, ये हो गया अनुभार, गुने आर का वैल्यू तो आपको मालूम है 0.082, और टेम्परेचर टी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 25 डिग्री है जी। बताओ 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 273 खाली जोड़ दीजिए, आ जाएगा 298। तो सारे का वैल्यू दिया हुआ, हमको पाई का वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इधर लेके जाएंगे, तो पाई इक्वल टू हो गया, देखिए 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × सीधे गुना कर देते हैं, 25 × 75 गुने 10⁻³ गुने 0.082 गुने 298 बटा, ये 2 भी चल गया नीचे, 2 × 174, फिर ऊपर गुना करेंगे, पाई इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा गुना करके, इसको और कैंसिल कर देते हैं 2 से, ये हो जाएगा 37.5 गुने 2 से यहाँ का कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 0.082 गुने 298 बटा 174 गुने 10⁻³ इस सबको मल्टीप्लाई जब कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 916। देखिए ऊपर में जो वैल्यू है उसका वैल्यू आ जाएगा 916.2, या जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके, ज़रा सा हम देख लेते हैं, 900 इसको मल्टीप्लाई करके आता है 916.35 बाई 174 गुने 10⁻³ फिर इसको जब डिवाइड करेंगे आप लोग 916.35 में 174 से, तो ये आ जाएगा 5.23 गुने 10⁻³ इतना दाब निकाल रहे थे ना, इतना एटीएम, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय। तो ये जो है ना इस टाइप का क्वेश्चंस है ना, जहाँ पे पूर्ण वियोजन हो, पूर्ण संयोजन हो, उस टाइप का हमने क्वेश्चन करवा दिया। एनसीईआरटी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन चैप्टर का। तो हम सोचे कि एक एग्जाम्पल ये क्वांटम गुणांक वाला भी दे देते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्वांटम गुणांक से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन देता है। तो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करवाएंगे। ये तो हम बस आप लोगों को जो थ्योरी बताए, हम उसी थ्योरी के बेसिस पे 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दिए, ताकि आप लोगों को इसको बनाने से थ्योरी जो है ना आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये क्वांटम गुणांक क्या होता है। तो क्वांटम गुणांक है ना आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बोल देते हैं कि जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घुला करके हम लोग जब विलयन बनाते हैं, तो विलयन बनाने के क्रम में अगर उसका संयोजन हो जाता है या वियोजन हो जाता है, मतलब या तो वो टूट जाता है या जुड़ जाता है, तो टूटने या जुटने की वजह से जितना है ना, जितना गुना उसके कणों की संख्या बढ़ जाती है, जितना गुना या बढ़ जाती है या घट जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम गुणांक। उसको डिनोट करते हैं आई से। वियोजन के केस में आई का वैल्यू ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, और संयोजन के केस में आई का वैल्यू घटेगा। तो ये था हमारा सोल्यूशन चैप्टर, है ना। और हम आशा करते हैं कि ये चैप्टर हम आप लोगों को अच्छे से समझाए होंगे। और अभी तक तो ऐसा मतलब कोई उधर से कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो अभी कोई नहीं पूछा है, कोई भी स्टूडेंट अभी तक नहीं पूछा है। और अगर प्रॉब्लम होता भी है तो हम तो शुरू में ही बोल चुके हैं कि किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो एकदम बेझिझक पूछिए, हम इधर से आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये चैप्टर हम आप समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद हम आप लोगों को फिर नेक्स्ट चैप्टर जैसे स्टार्ट करेंगे हम आप लोगों को जल्दी ही मैसेज देंगे। तो अभी इसके बाद एक और वीडियो हमको बनाना है। चलिए आप इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी कहीं डाउट होगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।